जी, मेरा नाम उमैर नज़ीर है और मेरा ताल्लुक़ हारूनाबाद से है और मैंने अपनी तालीम हासिल की लाहौर से। और मैं अभी लाहौर में ही एक सॉफ्टवेयर कंपनी sophie.ai उसमें नौकरी कर रहा हूँ एज आ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, मैं 20 जनवरी को बर्लिन में लैंड किया था मैंने, जर्मनी में, और मैंने 2 हफ्ते बर्लिन में गुजारे। और मैंने अपने इस ट्रिप में बर्लिन के सारे मेन एरियाज़ जो हैं विज़िट किए, जिसमें ब्रैंडनबर्ग गेट, जर्मन पार्लियामेंट और हॉलोकॉस्ट म्यूज़ियम, चेक पॉइंट चार्ली, ट्रोपोग्राफी ऑफ टेरर और बर्लिन सेंट्रल चर्च। उसकी टॉप से जो आपको शहर का नज़ारा आता है वो मैंने देखा। और रहाइश मैंने रखी हुई थी बर्लिन के साथ एक छोटा सा शहर है पोट्सडैम। पोट्सडैम इंतहाई खूबसूरत शहर है, बहुत छोटा सा है और उसमें ज़्यादातर नेटिव जर्मन्स ही हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा लैंग्वेज का मसला आता है, बिकॉज इंग्लिश कम बोलने वाले हैं वहाँ पर। और उस शहर की खूबसूरत और ख़ास बात यह है कि वो एक लेक से या मुख्तलिफ दरियाओं से कवर्ड है और उसमें जगह जगह छोटे छोटे जंगलात हैं, जिसमें वॉकिंग ट्रैक्स और साइकिलिंग ट्रैक्स बने हुए हैं। तो मैं वहाँ पर निकल पड़ता था रोज़ किसी एक साइड पे शहर की विज़िट करने। थोड़ा सा हिली एरिया होता था, या लेक के पास या दरिया के किनारे पे वॉक करना, या वहाँ पे बैठ के धूप सेकना और लोगों को साइकिलिंग करते हुए देखना। और बाज़ औक़ात मैंने भी एक ऐप के थ्रू साइकिल ली और साइकिलिंग की उस जगह पे। तो इट वाज रियली फैसिनेटिंग। तो बर्लिन में और पोट्सडैम में मैंने काफ़ी इंजॉय किया। ओके, तो 2 हफ्ते अपने दोस्त के साथ मैंने स्पेंड किए बर्लिन में और कुछ अकेला वक्त भी। फिर मैंने विज़िट किया चेक रिपब्लिक का एक शहर है प्राग विद माई बेस्ट फ्रेंड अज़र, और वहाँ पर हमने 2 दिन गुजारे। तो प्राग इज़ रियली डिफरेंट दैन बर्लिन, बिकॉज ये प्रॉपर एक टूरिस्ट सिटी है जिसके 2 फेजेस हैं। जिन्होंने विज़िट किया उनको पता होगा। द वंस इज़ द ओल्ड साइड, जो कि चार्ल्स ब्रिज से दूसरी तरफ है, दरमियान में दरिया है। और ऑन द राइट साइड उन्होंने आई थिंक सो मेड फॉर द विजिटर्स, टूरिस्ट, बिकॉज वहाँ पर होटल्स हैं और कैफ़ेज़ हैं, बार्स हैं, पब्स हैं एंड द पार्टी एरियाज टाइप स्टफ। तो इट वाज रियली फैसिनेटिंग। जो उनका कैस्टल है और जो चर्च है चार्ल्स ब्रिज से रात में उसका व्यू है वो बहुत खूबसूरत है। और दिन टाइम वहाँ पर वॉक करना, बिकॉज इट्स बिट हिली, थोड़ा सा ऊंचाई पे है वो, और बड़ा उन्होंने मेंटेन किया है। और स्पेशली उस चर्च के पास वहाँ पर ऑन द ओल्ड एंटीक उनकी आर्मी के कुछ सिंबॉलिक परेड करते हैं। तो वो मुझे बड़ा उसमें लुत्फ़ आया उसको देख के कि आज से 100, 200, 300 साल पहले जब वहाँ पर बादशाहत होगी तो किस तरह लोग आर्मी उनकी मिलिट्री परेड करती होगी बादशाह को सलामी देने के लिए। तो उस पे टूरिस्ट का बहुत रश था उस एरिया पे। एंड ऑन द राइट साइड अगेन वो उन्होंने एक मॉडर्नाइज बनाया हुआ है जहाँ पर लोग इंजॉय करते हैं, पार्टीज़ करते हैं और खाना इंजॉय करते हैं, उनका शॉपिंग करते हैं। ओके, इन माई थर्ड डेस्टिनेशन मैंने विज़िट किया था हैम्बर्ग का। हैम्बर्ग में एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, तो उनकी दावत पे 5 से 6 दिन मैंने वहाँ पर गुजारे। अनफॉर्चुनेटली जब मैं गया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैं 1-2 दिन तो घर से बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन फिर हिम्मत करके मैंने वहाँ पर भी उनकी साइकिल ली और मैंने हैम्बर्ग का जो एरिया है वो साइकिल पे विज़िट किया। हैम्बर्ग इज़ आल्सो रियली ब्यूटीफुल। और वहाँ पर सेंट निकोलस चर्च है और एक स्कल्पचर है मार्टिन लूथर का, जिन्होंने बाइबल का तर्जमा किया लैटिन से जर्मन लैंग्वेज में। और कहते हैं कि उसके बाद फिर बाइबल के और बहुत से तराजिम हुए और लोगों ने अपनी मुकामी ज़ुबान में बाइबल को पढ़ना शुरू किया। तो एंड आफ्टर दैट जो एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए हैम्बर्ग में, मैंने फ़र्स्ट टाइम फेरी इंजॉय की वहाँ पर। तो वो आप टिकट जब भी लेते हैं ट्रैवलिंग के लिए कि मेन हैबरहॉफ से सिटी टूर के लिए, तो उसमें आप फेरी को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आई टुक अ फेरी फ्रॉम वन आइलैंड टू अदर, और टॉप पे खड़े होकर एक्सट्रीम ठंडी हवा में जब हल्की हल्की बारिश भी हो रही हो, तो लहरों के साथ फेरी पर सफ़र करने का अपना ही एक मज़ा है। और वहाँ पर कुछ सेंट्रल सिटी के अंदर जो मेन बिल्डिंग्स हैं, या उनका मेट्रोपॉलिटन बिल्डिंग है जहाँ पर उनका आई थिंक मेयर बैठता है, उसको हमने अंदर से, मैंने अपने दोस्त के साथ उसका विज़िट किया एंड दैट्स अमेजिंग। एंड आफ्टर विजिटिंग जर्मनी मैंने फिर रुख किया फ्रांस का, और बर्लिन से वाया ट्रेन मैं गया था एक ईस्ट
आप कह सकते हैं ईस्ट फ्रांस में एक छोटा सा शहर है स्ट्रासबर्ग, और वहाँ पर मैंने 2 दिन गुजारे। वहाँ पर मेरे एक लाहौर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुलीग हैं, वो वहाँ पर रहाइश पजीर थे। तो उन्होंने मुझे एक साइकिल अगेन वहाँ से अपनी दे दी उधार 2 दिन के लिए, और मैंने स्ट्रासबर्ग जो है वो सारा विज़िट किया। स्ट्रासबर्ग में भी उनका एक बड़ा मशहूर चर्च है जो बिल्कुल शहर के मिड में है, और वहाँ से उनका पुराना शहर आप कह सकते हैं, जहाँ पर उनकी जो मेन कैनाल है उसको उन्होंने 3 डिफरेंट कैनाल्स में स्प्लिट किया है, और उनका ओल्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, बहुत ही खूबसूरत। अगेन वो टूरिस्ट सिटी है जिसमें से वो नहरें गुजरती हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, और उसी में ही उनकी स्मॉल बोट्स जो हैं लोग जो हैं उस शहर का नज़ारा करते हैं। एंड अगेन वहाँ पर भी आपको जगह जगह होटल्स, कैफ़ेज़, बार्स, पब्स और कॉफ़ी हाउसेस मिलेंगे, और जगह जगह खाने के स्टॉल हैं, और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट था वहाँ पर भी। और आई वॉज ऑन साइकिल, तो मैंने तो सेंट्रल सिटी और स्ट्रासबर्ग का जो थोड़ा सा बाहर वाला इलाका था जहाँ पर उनका एक बड़ा फेमस पार्क है और EU पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, मैंने फिर वो भी विज़िट की। और उस दिन खैर मौसम भी बहुत प्यारा था, धूप निकली हुई थी, तो बड़ा मज़ा आया। और एक ख़ास बात जो थी वहाँ पर, क्योंकि बिकॉज वो टूरिस्ट सिटी था, तो वहाँ पर लोकल आप कह सकते हैं स्ट्रीट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मुझे मिली, और मैंने एक फ्रेंच म्यूज़िक को बड़ा इन्जॉय किया। दैट वाज फैसिनेटिंग फॉर मी, एंड इट वाज अ वीकेंड, और जब वीकेंड हो तो फिर आपको पता है कि टूरिस्ट स्पॉट पे बहुत रश होता है। तो इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी कि मुझे एक वाज़िया डिफरेंस नज़र आया जर्मनी में, और जैसे मैं फ्रांस आया और मैंने स्ट्रासबर्ग में 2 दिन गुजारे हैं, मुझे जर्मनी और फ्रांस के कल्चर में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया। स्ट्रासबर्ग 2 दिन गुजारने के बाद फिर मैं वहाँ से मैंने सफ़र किया पेरिस का। अब बचपन से हम पेरिस के बारे में बहुत सुनते आए हैं, एंड ऑफ कोर्स द माइटी एफल टावर, और जिसका बचपन में टीवी पे देखा, देन यूट्यूब पे, और फिर ज़ाहिर है आपकी कम्युनिटी में जब लोग जाते हैं और इस दौर में सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, तो वो फिर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो दैट्स व्हाई आई चूज़ टू गो द पेरिस। तो वहाँ से कुछ 6 घंटे का सफ़र था, और पेरिस में जिस दिन मैं गया हूँ तो वहाँ पर काफ़ी रेनी सीज़न था, बारिश हो रही थी। तो उस बारिश में मैंने सबसे पहला जो स्पॉट था वो ऑफ कोर्स एफल टावर ही मैंने देखा। अपने होटल में चेक इन करने के बाद आपने आई थिंक टिकट लेने के बाद कुछ 2 फ्लोर तक सीढ़ियों के थ्रू जाना था, देन दे टेक टू यू द 3rd फ्लोर ऑन द लिफ्ट। तो फिर मैं वहाँ से लिफ्ट पे गया, इट वाज फैसिनेटिंग। मैं गया तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन जब मैं बिल्कुल टॉप पे गया हूँ तो वो ऊपर बहुत एक्सट्रीम ठंडी हवा थी, धुंध हवा जिसे कहते हैं ना, बर्फ़ानी हवा जिसे आप कह सकते हैं, वो थी। और वहाँ से शाम का नज़ारा शहर का चारों तरफ से आप देख सकते हैं, और फिर जैसे जैसे शाम ढली और अंधेरा हुआ और लाइट्स जलना शुरू हुई इतनी ऊंचाई से, तो दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। और आपको पूरा एक व्यू नज़र आता है शहर का, इवनिंग का भी और रात का भी। फिर पेरिस में उसके अलावा जो उनके मेन स्पॉट्स हैं, वार म्यूज़ियम, वो मैंने देखा। एंड एफल टावर विज़िट करने के बाद ज़ाहिर है जो शहर के मेन एरियाज़ होते हैं, आप एज अ टूरिस्ट वहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं, और एक कल्चर को, और ज़ाहिर है हर शहर की अपनी वाइब्स होती हैं, उसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। अब पेरिस एक फ़ैशन सिटी है, तो वहाँ पर शॉपिंग ब्रांड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, कपड़े के, परफ्यूम्स के, हर चीज़ के। तो वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू जर्मनी या स्ट्रासबर्ग मुझे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आई, और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नज़र आए। फ्रेंच पीपल के अलावा भी मुझे हर इलाके के लोग नज़र आए, और जो मैंने मुशाहिदा किया कि लोग बहुत ज़्यादा जो फोकस कर रहे हैं वो शॉपिंग पे कर रहे हैं। उसके बाद फ्रांस में मैंने वर्साई का विज़िट किया था, पैलेस ऑफ वर्साई, जो कि 30 किलोमीटर गालिबन दूर है पेरिस से। आप थ्रू ट्रेन वहाँ जा सकते हैं, और द पैलेस ऑफ वर्साई इज़ रियली ब्यूटीफुल। वहाँ पर जो मुझे स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स देखने को मिली वो बहुत कमाल थी, और उसके जो लश ग्रीन गार्डन्स थे वो इंतहाई खूबसूरत थे, मतलब, और जो उन्होंने मेंटेन किए हुए थे, क्या बात है कि सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद भी वो उसी हालत में है। और वहाँ पर लोग साइकिलिंग कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, जो कि स्पेशल उन्हीं लॉन्स को देखने आते हैं। और उस पैलेस के अंदर जो द हॉल ऑफ मिरर्स था वो बहुत मुझे, मतलब, उसने फैसिनेट किया। उसकी जो छत पे जो पेंटिंग्स बनी हुई थी ना, माइंड ब्लोइंग, जो जिसको आर्ट से दिलचस्पी हो वो बस देखता ही रह जाता है कि
उस दौर में बनाने वाले ने कैसे इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और कैसे उनमें रंग भर दिए, जो कि बिल्कुल ही लग रहा है जैसे कल की बात है, और जो उनके एक्सप्रेशंस हैं वो अभी भी ताज़ा हैं। तो इट वॉज अ ग्रेट थिंग एंड इन्फॉर्मेशन फॉर मी टू विजिट द वर्साई। तीसरे दिन क्योंकि मौसम ज़रा बेहतर था तो फिर मैंने अगेन पेरिस का ही विज़िट किया। पेरिस में अब जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि लूवे म्यूज़ियम, जहाँ पर सबसे दुनिया की मशहूर और महंगी तरीन पेंटिंग लियोनार्डो डी विंची की मोनालिसा की पेंटिंग वो उसी म्यूज़ियम के अंदर है। तो वहाँ पर एक तो आपको अगर आपने रिजर्वेशन ना करवाई हो तो आपको बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है। तो अगेन अब मैं पेरिस गया था तो वो एक बड़ी अहम चीज़ थी। और वहाँ पे मैंने सुना था कि पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं उस म्यूज़ियम के अंदर। तो देन आई वेंट देयर, और ऑब्वियस है डी विंची की उसके अलावा और बहुत सी क्लासिकल पेंटिंग्स मैंने देखी कि जो उसने एक वाक़े को तस्वीर में तब्दील किया है मुख्तलिफ़ रंगों के साथ। वो आज भी उसी हालत में है। और उसके अलावा और भी द ओल्ड ग्रीक पेंटिंग्स, इटालियन पेंटिंग्स और कुछ फ्रेंच पेंटिंग्स, और एंड उसके दूसरे फ्लोर पे स्कल्पचर्स बहुत ज़्यादा हैं। और बेतहाशा हिस्ट्री उन्होंने रखी हुई है रोमन एम्पायर्स में से, जो उन्होंने कुछ आर्ट के नमूने वहाँ पर हैं, या इजिप्शियन स्टाइल के जो नमूने हैं। तो वो 2-3 फ्लोर्स में हैं, और बहुत आपको अप्रोक्सीमेटली एक फ्लोर के लिए एक दिन चाहिए, लेकिन एज अ टूरिस्ट क्योंकि टाइम कम होता है तो उसको एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल होता है। बट आई रियली एंजॉयड दैट। तो जिसको भी अदब से, आर्ट से, पेंटिंग से दिलचस्पी है उसे ज़रूर इस म्यूज़ियम का विज़िट करना चाहिए। जर्मनी और फ़्रांस में जो मुझे फ़र्क नज़र आया कि मेरा मुशाहिदा है, गलत भी हो सकता है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जर्मन्स कानून को कुछ ज़्यादा फॉलो करते हैं, इनफैक्ट फ़ॉलो करते हैं। फ़्रांस में जैसे ही एंटर हुआ मैंने देखा कि लोग सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं, जो कि जर्मनी में मुझे बहुत कम देखने को मिला। इनफैक्ट पोर्ट्स डैम में ही मैं एक दफ़ा रात को 8-9 बजे खाना खा के वापस आ रहा था और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो मैंने एक कपल देखा जिनके साथ एक छोटा सा बच्चा था, और वो उस बारिश में खड़े हुए थे और रोड खाली थी कि पेडेस्ट्रियन सिग्नल ऑन हो और हम रोड क्रॉस करें। और इसके बरक्स फ्रांस में स्ट्रासबर्ग में जैसे ही मैं एंटर हुआ हूँ, शहर में पहुँचा हूँ अपने दोस्त के साथ, तो मैंने देखा कि लोग सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं। और यही चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की पेरिस के अंदर। और कुछ मुझे जो एक ख़ास धचका लगा वो सफाई का इंतज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था पेरिस के अंदर एज़ कम्पेयर टू जर्मनी या बर्लिन आप कह सकते हैं। इनफैक्ट हैम्बर्ग भी बहुत साफ़ सुथरा था, लेकिन हैम्बर्ग में वो एरिया जहाँ पर इमिग्रेंट्स या असाइलम सीकर ज़्यादा रह रहे हैं, वो कुछ वहाँ पर होमलेस पीपल थे, तो वो गंदगी ज़रा ज़्यादा थी वहाँ पर। बट लेकिन पेरिस में ये मेरा जोन टूटा कि वहाँ पर सफाई कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। लेकिन एक चीज़ थी कि वहाँ पर कि टूरिस्ट स्पॉट्स थे वो सारे, और वहाँ पर मुझे इंग्लिश बोलने वाले लोग ज़्यादा मिल रहे थे, जिससे मेरी कम्युनिकेशन ज़्यादा आसान थी एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। आफ्टर विजिटिंग फ्रांस कुछ दिन मैंने फिर क़याम किया पोर्ट्सडैम में। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान से आ रहा था, देन उनके साथ फिर मैंने ट्रैवल किया पोलैंड गडास्का थ्रू आईसीसी ट्रेन। और ये 5 घंटे का सफ़र था ट्रेन पे। और गडास्क इज़ ऑन द अदर एज ऑफ पोलैंड, जो कि आई थिंक सी के साथ है, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल सिटी। इट्स मोर और लेस लाइक इस्लामाबाद आप कह सकते हैं। जिन्होंने पाकिस्तान में इस्लामाबाद देखा हो तो इस्लामाबाद को आप 10% और इम्प्रूव कर दें कि इसमें ट्रैम चल रही हो तो आपको गडास्क जैसी फीलिंग आ सकती है। तो यहाँ पर समंदर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। उनके मेरे दोस्त के अपार्टमेंट से 10 मिनट की वॉक पे समंदर है यहाँ पर। और इनफैक्ट एक दिन ऐसा भी था कि जब मैं वहाँ पे वॉक कर रहा था तो उस दिन हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही थी। तो समंदर के किनारे ठंडी या हवा और स्नो के बर्फ़ के छोटे टुकड़े आपको लगें तो क्या ही मज़ा आता है कि आप बहुत कुछ साथ देख रहे होते हैं। एंड जो ख़ास डिफरेंस मुझे नज़र आया पोलैंड और मतलब गडास्क में एज़ कम्पेयर टू बर्लिन एंड पेरिस, ये रिलेटिवली बहुत सस्ता मुल्क है। यहाँ पर चीज़ें बहुत सस्ती हैं कि जो शवारमा या मैं बर्लिन से 8-9 यूरो में लेता था वो यहाँ पर मुझे 3 या 4 यूरो में पड़ रहा था। और यहाँ पर रेंट्स भी कम है और ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ती है, बिकॉज़ ये एक तरक्की पजीर मुल्क है
और शायद इसलिए यहाँ पर चीज़ें जो हैं कुछ रेट्स उनके कम हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। एंड आफ्टर दैट फ्राम गडांस, यहाँ से हम 3 दोस्त हमने फ़्लाइट ली ओस्लो की। इनफैक्ट ओस्लो की नहीं थी, नॉर्वे में ओस्लो से थोड़ा सा दूर, आई थिंक 1 घंटे की या 1.5 घंटे की बस ड्राइव पे उनका एक शहर है, वहाँ पर हमारी थी। वहाँ से फिर हम 1 घंटा बस पे ट्रैवल करके ओस्लो पहुँचे। एंड जो रास्ते का सफ़र था वो इंतहाई खूबसूरत था, क्योंकि नॉर्वे बहुत ज़्यादा सर्दी थी और अभी भी मुझे वहाँ पर बर्फ़ देखने को मिली कि उनके पहाड़ सारे जो हैं बर्फ़ से भरे हुए हैं और स्नो पड़ी हुई है, एक्सट्रीमली वाइट। आप जहाँ देखें आपको सफ़ेदी नज़र आ रही है। और फिर जब मैंने बस से सफ़र करते हुए देखा तो लोग वहाँ पर आइस स्केटिंग भी कर रहे थे। तो हम गालिबन हमारा 1 से 1.5 दिन का स्टे था ओस्लो के अंदर। तो हमने ओस्लो मेन सेंट्रल सिटी देखा उनका, और उसके बाद एक हमारे दोस्त हमें उस दिन गाड़ी पे एक ओस्लो की पहाड़ी है टॉप पे, वहाँ पर लेके बिल्कुल शहर के साथ, जहाँ से आपको पूरे शहर का व्यू नज़र आता है। एंड दैट वाज कवर्ड विद द स्नो, और वहाँ पर भी हल्की हल्की बारिश थी, धुंध थी, और लोग अपनी आइस स्पोर्ट्स जो हैं वो कर रहे थे कि जो स्केटिंग कर रहे होते हैं एंड आइस स्केटिंग। तो इट वाज रियली फैसिनेटिंग। जो मुझे ख़ास एक डिफरेंस नज़र आया कि ओस्लो में लोग इंग्लिश ज़्यादा बेहतर बोल लेते हैं, तो वहाँ पर हमें कम्युनिकेशन बैरियर नहीं फील हुआ। आई थिंक नॉर्विश लैंग्वेज जो है वो वेरी क्लोज टू इंग्लिश है, तो इट वाज अमेजिंग। और जहाँ पर जितनी भी गपशप हुई नेटिव से, कि वेदर वहाँ पर बड़ा एक्सट्रीम होता है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो दैट्स वाई दे सेड कि दे पीपल आर लिटिल बिट डिप्रेस, क्योंकि सर्दी बहुत होती है। लेकिन किसी से भी एज अ टूरिस्ट जब मैंने गपशप की या कुछ इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस लेने की कोशिश की, तो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ पर। एंड फ्रॉम ओस्लो उसके बाद हमारी फ़्लाइट थी कोपनहेगन की, जो कि मिस होगी हमसे। फिर देन हमने फ्लिक्स बस के थ्रू ओस्लो टू कोपनहेगन ट्रैवल किया, जो कि 8 घंटे का ट्रैवल था वाया स्वीडन। और ये दिन टाइम था लकीली, तो और मैं फिर पूरा रास्ता जो है स्वीडन को देखता आया। स्वीडन के मुख्तलिफ शहर समंदर के साथ साथ बड़े खूबसूरत जंगलात थे, और इट वाज अ बिट ग्रीनी, क्योंकि जो बर्फ़ थी वो आई थिंक नॉर्वे वाली साइड पे, नॉर्थ साइड पे ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही हम इस तरफ आ रहे थे थोड़ा सा साउथ की तरफ, तो यहाँ पर मुझे ग्रीनरी बहुत नज़र आई। लेक्स जगह जगह, कुछ जगह पे फ्रीजिंग भी थी, बट मोस्टली इट वाज ग्रीन। और कुछ जगह पे बस ने स्टे भी किया 5 से 10 मिनट, तो बाहर निकल के मुझे ज़रा मौसम को एंजॉय करने का भी मौका मिला। और यूँ गालिबन हम तकरीबन रात को माल्मो शहर से होते हुए हम कोपनहेगन डेनमार्क पहुँचे। एंड डेनमार्क में भी हमारा स्टे 2 दिन था। एंड डेनमार्क वाज रियली एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सिटी, मुझे बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ था। 2 किलोमीटर रेडियस में आपको बहुत सी विजिटिंग प्लेसेस मिल जाती थी। जहाँ पर हमने स्टे किया था उन्होंने हमें एक मैप दिया था, जहाँ पर जिस पे सारी मेन लोकेशंस या विजिटिंग प्लेसेस पिन पॉइंट की हुई थी। तो लकीली हमने एक गाड़ी रेंट पे ले ली थी, जिसकी वजह से हमने शहर के सारे एरियाज जो हैं विज़िट किए। रात को मेन डेनमार्क में दरिया के किनारे हल्के से चांद के साथ वॉक करने का एक अपना ही मज़ा था। और वहाँ पर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि हम एक जगह पर खाना खाने निकले वॉक करने, मेन सिटी के अंदर हमने 1 घंटे की पार्किंग ली, तो अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ ज़्यादा टाइम लग गया, 1 घंटा 20 मिनट या 25 मिनट। तो इसी असना में हमें वहाँ पर फ़ाइन हो चुका था। यानी आप कह सकते हैं कि पार्किंग पुलिस ने या आपकी लोकल पुलिस ने देखा कि ये एक्सीड कर चुके हैं, जो भी उन्होंने 1 घंटे से एक्स्ट्रा कुछ टाइम फ्रेम रखा होगा, तो उन्होंने हमारा जो चालान था वो गाड़ी के साथ वाइपर पे एडजस्ट कर दिया। एंड डेनमार्क में एक और ख़ास बात थी कि वहाँ पे मुझे साइकिलिंग बहुत नज़र आई एज़ कम्पेयर टू नॉर्वे। ऑल्दो जर्मन्स भी बहुत साइकिलिंग करते हैं, लेकिन डेनमार्क में मुझे बहुत साइकिल्स नज़र आए और लोग बहुत ज़्यादा साइकिलिंग कर रहे थे। तो इट वाज फन टू स्पेंड टाइम इन डेनमार्क एंड ओस्लो।
एंड आफ्टर दैट फ्रॉम कोपेनहेगन हमारी फिर फ़्लाइट थी बैक टू गडांस्क, जो कि हम 50 मिनट की फ़्लाइट के बाद गडांस्क पोलैंड वापस पहुँचे। सो कल मेरी वापसी है गडांस्क से बर्लिन, क्योंकि उसके एक दिन के बाद मेरी फ़्लाइट है पाकिस्तान की। तो कल मैं वाया फ्लिक्सबस जाऊंगा वापस बर्लिन एंड आई विल एंजॉय द रूट ऑफ पोलैंड एंड जर्मनी। 2 महीने का जो क़याम था और ये सब मुल्क और जो शहर देखने का जो तजुर्बा था बहुत ही शानदार था। मतलब पाकिस्तान में बैठकर या किसी भी जगह पे बैठकर हमें जो भी इंफॉर्मेशन या तस्वीर या लोगों की ऑब्जर्वेशन मिलती है, हम उसकी बेस पे एक ओपिनियन कायम कर लेते हैं, जो कि एक उस ख़ास बंदे की ही एक ऑब्जर्वेशन होती है, और शायद हम पूरी ज़िंदगी उसी ही ओपिनियन पे गुजार देते हैं कि वो माशरा ऐसा है, वहाँ पर लोग ऐसे हैं, या वो तहज़ीब ऐसी है, उसमें ये अच्छाई है या ये बुराई है। तो जब आप सफ़र करते हैं और निकलते हैं और लोगों से गुफ्तगू करते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं, उनकी तारीख़ पढ़ते हैं, उनका सियासी निज़ाम समझते हैं, तो आपके बहुत से ज़ोम टूटते हैं। फिर आपको समझ आती है ये माशरे अगर इस तरह हैं तो ये क्यों हैं, और इन कवानीन के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। मैं अगर एक छोटी सी बात बताऊं, इन सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान जहाँ पर मैं हूँ, ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट में हमारी सबसे ही लड़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी से नहीं हमारी बनती। इंडिया से हमारा 47 से मसला है। ऑन द वेस्ट साइड यहाँ पर अफ़गानिस्तान में वार रही है। पिछले दिनों ईरान ने भी एक झड़प कर दी थी। थोड़े बहुत अच्छे ताल्लुकात हमारे अगर हैं तो चाइना से हैं, क्योंकि हमने उनसे पैसे लेने होते हैं, या वो सी पैक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे साथ, राइट। जो मैंने यहाँ पर आकर ऑब्ज़र्व किया है कि इन्होंने आपस में जंगें लड़ी मज़हब के नाम पर, नेशनलिज्म के नाम पर, लेकिन अब एक यूनियन बना के, एक यूनिटी बना के ये सब ट्रेड कर रहे हैं। पूरा यूरोप एक जैसा नहीं है। मतलब पोलैंड या चेक रिपब्लिक जो है उस तरह तरक्की पजीर नहीं है जैसा जर्मनी है। फ्रांस भी शायद उस लेवल का नहीं है जैसा जर्मनी है, और इसी तरह मुझे ओस्लो में और डेनमार्क में भी एक ख़ास फ़र्क नज़र आया। लेकिन ये है कि इनकी आपस में यूनियंस बनाकर एक 27 शेंजन कंट्रीज़ की जो इनकी ट्रेडिंग पॉलिसीज़ हैं, जो इनके फ्री बॉर्डर्स हैं कि मैं बस में बैठकर बगैर पासपोर्ट दिखाए एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल कर सकता हूँ, वाया एयरलाइन भी, जो कि 50 यूरो या 60 यूरो की टिकट है और सिर्फ आपका पासपोर्ट चेक किया जाता है, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो आई थिंक इस सोच ने इन माशरों को बहुत स्टेबल किया है। मे बी इनकी कुछ पॉलिटिकली मसले चल रहे हों, लेकिन यह है कि ये मुझे एक चीज़ बड़ी फैसिनेट की यहाँ पर कि अगर हम पाकिस्तान में भी ये स्पेसिफिकली ये रीजन कॉमन कर दें, ये चीज़ फॉलो कर लें, तो शायद हम भी बहुत तरक्की कर सकते हैं। ट्रेडिंग को खोल दें सो दैट पीपल कैन मूव ऑन द बॉर्डर्स। और हमारा कल्चर भी ऑलमोस्ट सेम है, लैंग्वेज बैरियर भी इतना नहीं है, फूड भी एक तरह ही है। ये तासुब, ये लड़ाई, ये जो इंटॉलरेंस हमारे दरमियान है, इन हमारे माशरों में है, अगर ये ख़त्म हो जाए, टूरिज़म बढ़े, ट्रेड बढ़े और कम्युनिकेशन हो लोगों के दरमियान, तो हम लोग भी एक एज अ नेशन, एज अ रीजन उठ सकते हैं, जैसा कि वेस्ट में मैंने यहाँ पर मुशाहिदा किया।